जुलाई 2006, मुंबई। स्लम रिहैबिलिटेशन सोसाइटी में एक 1 BHK अपार्टमेंट था, जिसका रेंट 16,000 था। वहां पर माधुरी और मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। मई 2006 में मुंबई आने के बाद मुझे हम दोनों के रहने के लिए शादी से पहले जगह ढूंढनी थी, और ये ऑप्शन मुझे सबसे अच्छा लगा। अपनी 48,000 की सैलरी के हिसाब से लोअर परेल की नीलगंगा कोऑप हाउसिंग सोसाइटी में कुछ तो असली स्लम ड्वेलर्स रहते थे, और कुछ नए लोग। वही हमारा शादी के बाद का घर बना। हालांकि मुंबई का 1 BHK दिल्ली के ड्राइंग रूम जितना होता था, लेकिन हम शादीशुदा कपल एक दूसरे के प्यार में थे, और हमें हमारी नई जिंदगी जो हम बना रहे थे वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सिटी हमें अच्छे से वेलकम कर रही है। कोटक का ऑफिस नरीमन पॉइंट पर था, और रोज सुबह क्वींस नेकलेस से होते हुए काम के लिए जाना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा हुआ कि उस समय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बूम पर थी। मैंने कोटक को उनके मर्जर्स और एक्टिवेशन टीम के तौर पर ज्वाइन किया था, और उस समय मुझे उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन पाना एक प्रिविलेज की तरह फील हो रहा था। मुझे एमएनए के हेड जेंटलमैन सुघोष मोहारिकर को रिपोर्ट करना होता था, जो आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ओवरऑल हेड फाल्गुनी नायर को रिपोर्ट करते थे। एक नई ज्वाइनिंग होने की वजह से मैं अभी तक अपने टॉप बॉस उदय से नहीं मिला था। मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि मैंने उनकी कुछ कहानियां सुनी थी। जैसे कि जब हमारे बॉस उनके पास फैंसी स्प्रेडशीट लेकर जाते, तो वो अपना 1980s का पुराना कैलकुलेटर निकालकर सब काम एक ही झटके में कर देते। और इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्किट में इतनी इज्जत बनाई थी कि हर कोई उनकी तारीफ ही करता था। और तो और एक समय पर कंपानी, कोठारी और कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के 3 केस से जाने जाते थे। कोटक सर्किट में उन्हें लाला कहा जाता है। उदय अपनी अंडरस्टेटेड लाइफस्टाइल की वजह से भी ये जाने जाते हैं। जब BMW और मर्क्स कॉमन हो रही थी, तब उनके पास लाइट ब्लू कैमरी कार थी, और उनकी वाइफ उस समय पर सेंट्रो चलाती थी। और कहानी कुछ इस तरीके से थी कि कोटक इन्वेस्टिंग बैंकिंग वाले बंदे पैसा तो बना रहे थे, लेकिन वो गरीब दिखते थे, क्योंकि वो उसे खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बॉस भी खर्च नहीं कर रहे थे। एंकर इलेक्ट्रिकल्स। कोटक में मेरे पहले साल में मुझे एंकर इलेक्ट्रिकल्स का ट्रांजैक्शन सौंप दिया गया। एंकर इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी मार्केट में एक जाना पहचाना नाम था, जो उस समय बायर ढूंढ रहा था। वो एक होम ग्रोन बिजनेस था, जिसे दो गुजराती जेंटलमैन जादव और दामजी भाई शाह ने छोटी शुरुआत से ग्रो करके इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल स्विच बिजनेस बनाया था। वो मेरे लिए इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे बनाए जाते हैं उसे समझने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं अतुल भाई, फाउंडर्स में से एक के बड़े बेटे के साथ उस सेल्स के लिए क्लोजली काम कर रहा था। उनकी हम्बल बिगिनिंग की बातें भी मुझे उस मोमेंट के लिए तैयार नहीं कर पाई थी, जब हम वर्ली नाका क्रॉस कर रहे थे। और तब अतुल भाई ने एक दुकान की तरफ इशारा किया और बताया कि उस दुकान के बाहर जमीन पर फाउंडर्स उनके शुरुआती दिनों के समय सोया करते थे। यह सचमुच एक गरीब से अमीर बनने की शानदार कहानी थी। मुझे मेरे बॉस विकास ने एंकर इलेक्ट्रिकल्स के ऑफिस में रहने की फ्रीडम दे दी थी, और उस डील को अच्छे से देखने के लिए कहा था। और फिर अगले 9 महीने के लिए उनका अंधेरी के MIDC वाला ऑफिस मेरा और मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर नीरज का वर्क प्लेस बन गया। एंकर के ऑफिस की एक क्यूरियस बात यह थी कि आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोले, आपको जवाब गुजराती में ही मिलना था। थैंकफुली मैंने अहमदाबाद में 2 साल बिताए थे, और मैं उस लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझना शुरू हो चुका था। और तो और पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक बिजनेस करने के लिए गुजराती बहुत अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें वो अग्रेशन नहीं होता जो दूसरी लैंग्वेज में नजर आता है। और तो और सबसे हीटेड डिस्कशंस में भी उनके शब्द या टोन ज्यादा खराब नहीं होते। और उस समय मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया था। मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ कच्छ और दमन एंड दीव में एंकर के प्लांट देखने जाता था। वैसे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर जनरल परसेप्शन यह है कि उसमें महंगे ऑफिस में सूट और टाई पहनकर लैपटॉप स्क्रीन में देखते हुए बस काम करना होता है। लेकिन असलियत में और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन को फाउंडर्स की कुछ गलती से बचाना भी शामिल होता है। मैंने ऐसी कई सिचुएशंस एनकाउंटर की थी। एक बार मुझे अतुल भाई को संभालना था, जो मुंबई में तो ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन जब वो दीव में होते थे तो ड्रिंक करते थे। तो मुझे उन्हें संभाल कर उनके रूम में लेकर जाना था, इससे पहले कि वो इन्वेस्टर्स के सामने कुछ गलत बोल दें। एक इंसिडेंट था जो हमेशा मेरी मेमोरी में बना रहेगा। मैं उनके ऑफिस में बैठा था, और अगले ही पल सेल्स टैक्स रेड पड़ गई। हमें पता चलता है उससे पहले ही जगह को सील कर दिया गया। क्या तुम्हारे पास कोटक आइडेंटिटी कार्ड है? उनके CFO ने मुझसे सवाल किया। मैंने एक यंग एसोसिएट के रूप में अपना सर हिलाकर जवाब दिया, और फिर उन्होंने मुझे 2 लाख कैश
जो उनके पास पड़ा था उसे ऑफिस से बाहर ले जाने के लिए कहा। जब सेल्स टैक्स ऑफिशियल ने गेट पर मुझे रोका तो मैंने अपना कोटक आईडी कार्ड दिखाया और उनसे कहा कि मैं यहाँ पर ऑफिशियल काम से आया था। फिर मुझे वहां से जाने दिया और फिर मैंने वो अमाउंट 2 दिन तक अपने बैग में रखा। जो अपने घर 48,000 की सैलरी ले जाता है उसके लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा था। मैं एकदम कॉन्फिडेंट होने का नाटक कर रहा था। मेरे बॉसेस को मुझे छोड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो मुझे कहते रहते थे कि सेल्स टैक्स ऑफिशियल्स अब मेरे घर का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि एंकर से किसी ने भी मुझे पैसे लेने के लिए फोन नहीं किया। फिर एक दिन मैंने खुद सीएफओ को कॉल किया और उनसे कहा कि मैं ये पैसे उन्हें वापस कैसे लौटाऊं। फिर फाइनली मुझे उन पैसों को कफ परेड में एक स्टोर के सामने रखने के लिए कहा गया और मैं आखिर में उस परेशानी से बाहर निकल आया। एंकर का बिजनेस बहुत फ्रैगमेंटेड था क्योंकि उनकी मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स थी। हम जो करने वाले थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन था, जहां पर एक स्लम सेल में ज्यादातर कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को बेच दी जाती है। वहां पर बाइंग एंटिटी अपना पूरा पैसा लगा देती है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, विप्रो और पैनासोनिक जैसे कुछ बायर्स तैयार थे, लेकिन डील फाइनली पैनासोनिक के साथ हुई। हालांकि आज भी मारुति और रैनबैक्सी की डील के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, लेकिन उस समय 2007 में एंकर की डील सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील थी जो जापान से इंडिया में हुई थी। जबकि पैनासोनिक ने 80% कंपनी की इक्विटी $400 मिलियन में खरीदी थी। फिर वहां पे 20% बैलेंस से प्रोमोटर्स के लिए अर्न आउट बिल्ड करा दिया गया था। न केवल ये डील एंकर के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन ये कोटक के लिए भी एक बड़ी डील थी क्योंकि हमारी फीस 25 करोड़ थी। कोटक के अकाउंट में फीस का पैसा आते ही मैंने अपने बॉस को फोन करके कॉन्फिडेंटली कहा, डील डन। अपने करियर के पहले साल में ही इतनी कॉम्प्लेक्स डील हैंडल करके मैंने मेरी कंपनी में टफ डील गाय के रूप में अच्छी रेप्यूटेशन बना ली। उस डील के अलावा वो साल मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे 135% बोनस मिला था और मैंने उस साल टोटल 19 लाख रुपए कमाए थे। ये साफ था कि मैंने प्रॉमिस कम किया था और मेरे ससुर जी की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाकर मैंने ओवर डिलीवर किया। सेलिब्रेट करने के लिए माधुरी और मैंने 3 हफ्ते की यूएस और कनाडा ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया। ये हमारा हनीमून था जो बहुत लेट हो गया था क्योंकि पहले हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हमारी जिंदगी की सबसे सस्ती ट्रिप थी। मैंने 40,000 पर पर्सन में रिटर्न टिकट खरीदे थे क्योंकि उस समय जून 2007 में यूएस डॉलर 39 रुपए में ट्रेड कर रहा था। वहां से वापस आकर माधुरी को एक टेक्सटाइल सोल्यूशन कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गई और सबसे खास बात यह थी कि उसका ऑफिस पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क में था जो हमारी बिल्डिंग के राइट साइड पर था। इसीलिए वो चलकर अपने ऑफिस जा सकती थी और एक मुंबई जैसी मेट्रोपोलिस में ट्रैवल करने में ही दिन का सबसे ज्यादा समय जाता था। उस हिसाब से ये किसी लग्जरी से कम नहीं था। हमारा कंफर्ट और बढ़ गया था क्योंकि अब एक और कमाने वाला हो गया था। माधुरी ने निफ्ट दिल्ली में पढ़ाई की थी, इसीलिए उसे इससे रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना अच्छा लगता था। और पर्सनली भी अगर मैं बताऊं तो उस समय हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। हम हमारे परिवार को बहुत मिस करते थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि माधुरी की बड़ी बहन मुंबई में ही रहती थी। उनका घर मालाबार हिल में था जहां हम अक्सर जाया करते थे। उनके हस्बैंड स्टॉक में ट्रेडिंग करने के साथ ही अपना खुद का बिजनेस चलाते थे और उस समय वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। कुल मिलाकर हम बहुत ही शानदार साउथ मुंबई की लाइफ जी रहे थे। सूट्स एंड सुपर बाइक्स। उस समय हमारी किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान थी। माधुरी जनवरी 2008 में काम से रिलेटेड एक एग्जीबिशन के लिए हाइडलबर्ग जर्मनी के लिए निकल रही थी और उससे पहले हमने मुंबई के मॉल जाने का डिसाइड किया। यह वही समय था जब मैं खुद के ऊपर खर्च करना चाहता था क्योंकि मैं अच्छा खासा बोनस कमा चुका था। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद के लिए एक एक्सपेंसिव सूट खरीदा और उसके साथ मुझे रेफरल्स टिकट्स मिले जो आपको सुपर बाइक जिता सकते थे। मैंने जिंदगी में कोई लॉटरी नहीं जीती थी और इसीलिए मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक दिन मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं 12 लाख की यामाहा MT-01 सुपर बाइक जीत गया हूं। मुझे याद है मैंने माधुरी को जर्मनी में कॉल लगाया और ये न्यूज़ उसके साथ शेयर की। थोड़ी देर खुश होने के बाद वो प्रैक्टिकली सोचने लगी कि हम बाइक के साथ क्या करेंगे। तो फिर उसने सोचा कि हमें मॉल से पूछना चाहिए कि वो हमें सेकंड प्राइज दे दे, जो एक टेलीविजन सेट था। पनियों वाली बात मत कर। उसकी बात सुनकर मेरा यही रिस्पॉन्स था। फिर मैंने उसे कन्विंस किया कि हमें सुपर बाइक लेनी चाहिए। हमें वो बाइक हैंडओवर करने के लिए मॉडल और एक्टर मार्क रॉबिन्सन को बुलाया गया था। मैं श्योर नहीं था कि अब मैं इस बाइक को राइड कहाँ करूंगा
तो मैंने फिगर आउट किया और मुंबई में कुछ बाइक डीलर्स को ढूंढा। फिर मैंने उस बाइक को एक पारसी बंदे को 8 लाख में बेच दिया। मुझे 4 लाख का गिफ्ट टैक्स देना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे कुल 4 लाख का फायदा हो गया। उस सूट ने मुझे 15x रिटर्न दिया। एक यंग इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में मैं बहुत सी इंडस्ट्री को अच्छे से समझने में लगा हुआ था, और फिर मुझे एक नए सेक्टर में काम करने का मौका मिला। कोटक में दूसरे साल में मुझे एक रियल एस्टेट क्लाइंट रुस्तम जी के लिए पैसा राइज करने का काम मिला। मैंने उस क्लाइंट के साथ 1 साल बिताया ताकि मैं उस इंडस्ट्री की चीज़ों को अच्छे से समझ सकूं, और फिर मैंने सन अपोलो रियल एस्टेट फंड से उनके लिए $60 मिलियन रेज किए। रुस्तम जी के फाउंडर्स मेरे एफर्ट से इतना खुश थे कि डील के बाद उन्होंने मुझे उनकी 1,000 करोड़ की टाउनशिप के प्रोजेक्ट का सीईओ बनाने का ऑफर किया। मैं उस समय सिर्फ 26 साल का था। मैंने वो ऑफर नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मैंने अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट कमाई, और मेरा काम अब नजर आ रहा है। इस समय तक कोटक में मेरी फिक्स सैलरी 8 लाख से बढ़कर 14 लाख कर दी गई, और फिर जल्द से उसे कुछ इंडस्ट्री मूवमेंट्स को नजर रखते हुए 16 लाख कर दिया गया। मॉर्गन स्टैनली जेएम फाइनेंशियल से सेपरेट होने के बाद उस समय मार्केट में एंट्री मार रही थी। उस समय में ही मेरिल एंड लिंच भी डीएसपी से अलग होकर इंडिपेंडेंट बन चुका था, और कोटक इन सब कंपनीज के लिए पोचिंग ग्राउंड था। हालांकि मेरे काफी कलीग्स ने उधर शिफ्ट कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा। मुझे सिर्फ अच्छा पैसा ही नहीं मिल रहा था, बल्कि कोटक एक अच्छा एम्प्लॉयर था जहां पर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं थी। और तो और, दूसरे साल की एंडिंग में 16 लाख की सैलरी के बेस के साथ मैंने 32 लाख का बोनस कमाया। मुझे याद है कि मैंने अपने माता पिता को फोन करके खबर दी, और वो इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश थे। हमें उस समय ये याद आ रहा था कि आज से सिर्फ 4 साल पहले ही एक 32 लाख का बिल्डर फ्लोर खरीदना हमारे लिए फाइनेंशियली कितना ज्यादा मुश्किल था, और अब सिर्फ 1 साल में ही मैं उतना कैश बोनस के रूप में कमा चुका था। जुलाई 2007 में मेरी बहन, जो एक्चुरियल साइंस का कोर्स परस्यू कर रही थी, उसे भी मुंबई म्यूनिक आरई में जॉब मिल गई, और फिर वो हमारे पास रहने आ गई। हालांकि उस 1 BHK में 3 जनों का रहना मुश्किल था, लेकिन हमें पसंद था कि कोई परिवार का इंसान हमारे साथ रहे। और उसके आने के बाद हमें समझ आ गया कि हम हमारे घर वालों को कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। हालांकि वो मुंबई में थोड़े से ही समय के लिए रही थी, लेकिन उस समय का एक इंसिडेंट आज भी मेरे दिमाग में अच्छे से याद है। वो एक एस्पायरिंग लॉयर शौनक शर्मा को उस समय डेट कर रही थी, और उसने शौनक को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए घर पर बुलाया था। मैंने खुद लव मैरिज की थी, तो मेरी बहन को यही उम्मीद थी कि मैं उसे समझूंगा। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है जो मैंने शौनक से कही थी, हाय और बाय। थैंकफुली उस ऑकवर्ड मीटिंग की वजह से कुछ भी खराब नहीं हुआ, और अब शौनक मेरा ब्रदर इन लॉ है। मेरी बहन को मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ से ऑफर मिला, और उसके बाद वापस दिल्ली जाने के बाद हम घर को और भी ज्यादा मिस करने लगे। तब माधुरी और मैंने डिसाइड किया कि अब हमारी खुद की फैमिली शुरू करने का वक्त आ गया है। जल्द ही माधुरी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसे उन शुरुआती 3 महीनों में काफी तकलीफ हुई, और जब वो अपने माता पिता से मिलने पानीपत गई, तब उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ गया था। और जब मैं उसके पास रहने के लिए गया, तो मुझे समझ आ गया है कि मुंबई में रहना पॉसिबल नहीं है, और हमें हमारे परिवार के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। माधुरी की बात सुनकर मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। थैंकफुली कोटक ने मेरी बात समझी, और 2008 के मिड में हम वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए। हमारे वापस दिल्ली शिफ्ट होने की टाइमिंग कह सकते हैं कि बहुत सही थी। 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था। मॉर्गेज क्राइसिस, क्रेडिट क्राइसिस, गवर्नमेंट बेल आउट, ये कुछ हेडलाइंस थी जो आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने वाली थी। सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स की बैंक्रप्सी मॉर्गेज क्राइसिस का क्लाइमेक्स बना, और ये साफ था कि अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अच्छा टाइम खत्म हो चुका था। इंडिया में हमें मार्केट का पहले ही पता चल गया था, जब रिलायंस पावर आईपीओ, जो बहुत शानदार स्टॉक एक्सचेंज में चलने वाला था, वो सिर्फ कुछ ही मिनटों तक चला। इस आईपीओ को भी कोटक ही हैंडल कर रहा था, और तो और मेरे बॉस सुघोष मुहारिकर ही कोटक की तरफ से अनिल अंबानी का ग्रुप संभाल रहे थे। तो उनका पावर ऑन इंडिया ऑन कैंपेन अभी तक का सबसे ज्यादा मार्केट किया गया कैंपेन था जो हमने देखा था। ज्यादातर लोगों को अभी भी याद होगा कि वो मरीन ड्राइव के पास ये टैगलाइंस लिखे बलून्स को देखते थे। उसके साथ ही हाई डेसिबल मास मीडिया कैंपेन भी चलाए गए थे। आईपीओ से पहले ही हमें सुघोष से पता चल गया था, और वो एडमिट कर रहे थे कि इस आईपीओ का डर है। उन्होंने कहा था, रिलायंस पावर उस समय बैलाड एस्टेट में एक टेबल और 2 चेयर्स जितनी कंपनी थी। उस रिलायंस आईपीओ को तो सब जानते हैं, जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को साफ कर दिया था। और तो और, अनिल अंबानी को बोनस इशू करना पड़ा था उन शेयर्स का
जिसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने आईपीओ में लॉसेस किए थे। उसके बाद सब कुछ साफ नजर आ रहा था कि वह बाइसिकल शुरू हो गई है। मेरी कमाई साल की 48 लाख से उस साल 22 लाख हो गई। मार्च का महीना हमेशा कोटक में उदय का साथ देता था। अप्रेजल का टाइम आया और उस समय अप्रेजल से पहले आने वाला क्वार्टर और अप्रेजल जिस क्वार्टर में हो रहा था, वो दोनों ही बिल्कुल ड्राई थे। बेशक ये किसी को नहीं पता था कि ऐसा टाइम आने वाला है। धूल से भरी हुई पुलिस जीप्स। दिल्ली आने से पहले मैं 2008 में एक डील पर काम कर रहा था जो एचडीआईएल के साथ थी। वाधवांस की एचडीआईएल कुछ समय सिक्स सेंसेस नाम की होटल चेन पर टेक ओवर करना चाहती थी। सिक्स सेंसेस एक बहुत ही ज्यादा हाई एंड सस्टेनेबल लग्जरी रिजॉर्ट्स और 5 स्टार होटल्स थी, जिसे एक सिंधी जेंटलमैन और उनकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड ने शुरू किया था। नीरज और मुझे ये प्रोजेक्ट असाइन कर दिया गया और अब तक हम दोनों काफी प्रोजेक्ट पर काम करके एक बहुत ही स्ट्रांग टीम बना चुके थे। मैं जब पहली बार बैंड्रा में एचडीआईएल हाउस गया तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यहाँ से जिंदा निकल गए तो बड़ी बात है। अपनी कार बेसमेंट में पार्क करने के बाद मेरी नजरें दो पुलिस जीप पर पड़ी जो धूल से भरी हुई थी। मैं जानता था कि वाधवांस ने स्लम लॉर्ड्स के रूप में नाम कमाया हुआ था। उनका बिजनेस मॉडल भी ज्यादातर कुछ ऐसा ही था कि स्लम्स को सेटअप करना, उन्हें हटाना, फ्लोर स्पेस इंडेक्स लेना और फिर बाद में उन्हें बिल्डर्स को बेच देना। थैंकफुली दूसरे क्लाइंट्स जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो इतने रंगीन नहीं थे। हालांकि उनकी डील्स बहुत कॉम्प्लेक्स थी। एक ऐसी ही कॉम्प्लेक्स डील का उन आर्बिट्रेशन से लेना देना था जो इंडियन टेल्को एयरसेल के फाउंडर शिवा शंकरन और मलेशियन ऑपरेटर मैक्सिस कम्युनिकेशंस के बीच उनकी 1.8 बिलियन डॉलर की डील को लेकर था। वैसे तो ये डील 2006 में हो गई थी, लेकिन बाद में शिवा ने यह कहा कि मैक्सिस ने टाइम पर पब्लिक ना होकर और ईबीआईटीडीए ना बनकर उन्हें डील पर अर्नआउट लेने से रोक दिया। उस समय मैक्सिस को एक कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर तैयार करने के लिए कोटक को चुना गया था और इस एक्सपोजर ने मुझे टेलीकॉम मार्केट को बहुत अच्छे से समझने का मौका दिया। मैंने एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट भी बनाई थी जिसे मैक्सिस आर्बिट्रेशन में यूज करने वाला था। हालांकि उदय ने उस रिपोर्ट को साइन नहीं किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस वजह से 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन लाइसेंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसे कोई भी कंट्रोवर्सी का रिस्क नहीं लेना था। हालांकि मैक्सिस ने उस रिपोर्ट को यूज किया, लेकिन वो आर्बिट्रेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं गई। उदय को जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ और 2G स्कैम सबके सामने आया और फिर कोटक को एक मिलियन डॉलर का फी मैंडेट दिया गया। ये साफ था कि उसे ज्यादा पता था कि इस फी को उन्हें अपनी रेप्यूटेशन के लिए जाने देना चाहिए। और तो और एक सबसे बड़ी सीख जो मैंने उदय से सीखी थी वो ये थी कि वो बोला करते थे कि हमें किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने से पहले उसके नेगेटिव आउटकम्स को अच्छे से समझना चाहिए। एक मेजर पर्सनल लॉस और फिर से वैसी ही जिंदगी। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद ही कुछ डील्स के काम के सिलसिले में मुझे मुंबई जाना पड़ता था। मेरे स्ट्रांग वर्क एथिक और उस समय की सिचुएशन के हिसाब से मैं हमेशा होटल में रहने की बजाय अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पर ही रुकता था। और हमेशा मेरी सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड दीपक गुप्ता मुझे वहां पर बहुत अच्छे से वेलकम करते थे। जब उनके पास 1 BHK था तब भी वो मुझे रूम देते थे और खुद लिविंग रूम में सोफे पर सोया करते थे। एक बार मेरी मुंबई विजिट पर मैं मरते मरते बचा। एक बार मैंने मेरे बचपन के दोस्त और पड़ोसी मानसी कोली जो मुंबई में रहती थी, उसे और उसके हस्बैंड को मेरे साथ कोलाबा के फेमस खान चाचा के वहां चिकन रोल खाने के लिए बुलाया, जो ठीक ताज के पीछे था। आखिरी मिनट में मानसी किसी काम में फंस गई और उसने कहा कि वो नहीं आ पाएगी। उस समय तक मैं कैब में बैठा मरीन ड्राइव के क्लब ग्राउंड को पार कर चुका था और कोलाबा की तरफ जा रहा था। मुझे उसी वक्त मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन आया और उसने मुझे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे बताया कि साउथ मुंबई में शूट आउट की न्यूज़ आ रही है और मुझे जल्दी से जल्दी किसी सेफ लोकेशन पर चले जाना चाहिए। उसी वक्त मैंने चौपाटी से यू टर्न लिया और दादर में रहने वाले अपने कॉलीग शैलेश राठी के घर चला गया। जब तक मैं उसके घर पहुंचा तब तक सारे न्यूज़ चैनल्स पर ताज होटल अटैक की न्यूज़ आ रही थी। उस दिन शायद मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। मेरी जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन हमारा परिवार जो हमारे पहले बच्चे का इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी नहीं बच सकी। माधुरी के 3 महीने के अल्ट्रासाउंड फीटल असेसमेंट को रिवील किया गया कि बच्चे की गर्दन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है और उससे बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो सकता है। इस न्यूज़ ने हमारी दुनिया हिला डाली। हम तो श्योर थे कि हम जैसा भी बच्चा होगा उसका बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर उस बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचा हमने कि वो कैसे जिएगा। और उसके बाद हमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लेना पड़ा और वो था अबॉर्शन। ऐसा लग रहा था कि हमारी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी।
लेकिन भगवान ने उस बुरे समय में हमारा हाथ पकड़े रखा। 6 महीने बाद हम जब फ्रांस और यूएस के ट्रिप पर गए थे, जो मैंने माधुरी के लिए प्लान की थी ताकि वो अपने पास्ट की चीज़ों को भूल सके, तब हमें पता चला कि माधुरी फिर से एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन हमने इस बार खुद को खुश होने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पहले 3 महीने में इंतज़ार करना था और फिर देखना था कि क्या होता है। पहले अल्ट्रासाउंड के बाद ही हमें राहत की सांस आई। हमारा बेटा अभियुक्त ग्रोवर 5 फरवरी 2010 को पैदा हुआ और उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। और ये पहली बार था जब ग्रोवर परिवार की फोर्थ जनरेशन, मेरे दादाजी, जो उस समय कुछ 96 की उम्र के थे, मेरे पिताजी और मेरा बेटा, हम मालवीय नगर वाले घर की छत के नीचे एक साथ थे। जिंदगी फिर से बहुत अच्छी हो चुकी थी। चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। मैं अपनी वर्क लाइफ में बहुत अच्छा काम करता गया और मैं कई चैलेंजिंग असाइनमेंट्स का पार्ट रहा। मेरे हिसाब से डीएफएल और डीएएल के मर्जर की डील मेरे लिए अभी तक की सबसे डिमांडिंग डील थी। डीएलएफ आईपीओ से पहले जो 2007 में हुआ था, ग्रुप के लीज्ड एसेट्स और डीएलएफ एसेट्स लिमिटेड के स्टैंडर्ड चार्टर्ड को प्रमोटर्स और कुछ इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया था। इसीलिए आईपीओ से पहले काफी सारा रेवेन्यू बना चुका था। और तो और यही रीजन था कि डीएलएफ आईपीओ इतना सक्सेसफुल हुआ था। 2009 में हालांकि रियल एस्टेट का मार्केट मंदी में चल रहा था, लेकिन डीएलएफ के स्टॉक्स 400 रुपए की कीमत पर लिस्ट हुए थे और वो 1200 रुपए तक ऊपर चले गए और फिर सीधा नीचे गिरे और उनकी कीमत सिर्फ 100 रुपए हो गई। इस चीज का एक रीजन ये था कि एनालिस्ट कम्युनिटी को ये लगता था कि प्रमोटर्स को लीस्ट एसेट्स नहीं खरीदने चाहिए और लीस्ट एसेट्स ग्रुप में ही रहने चाहिए, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज्यादा कैश फ्लो होता है और इस कैश फ्लो को डेवलपमेंट के काम में यूज लेना चाहिए। 2009 में ये प्रपोज किया गया कि डीएलएफ एसेट्स को डीएलएफ लिमिटेड से मर्ज कर दिया जाए। ये एक कैशलेस ट्रांजैक्शन था। इससे डीएलएफ के शेयर होल्डर्स को मर्ज एंटिटी का कुछ एक्सेस मिलेगा और प्रमोटर्स उनकी लिस्ट हुई डीएलएफ लिमिटेड में होल्डिंग्स बढ़ाएंगे। क्योंकि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था, तो इसके लिए 3 बैंक्स को अपॉइंट किया गया था और जिसमें से एक कोटक था। और क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छे से समझ चुका था और अब मैं दिल्ली में था, इसलिए मुझे वो मैंडेट दिया गया। इस ट्रांजैक्शन में मुझे कुछ बड़ी चीजें सीखने को मिली। उन स्ट्रांग पर्सनालिटी के साथ डील करके, उनमें से उनके सीएफओ रमेश संका थे और मुझे उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो डील को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहते थे जिससे प्रमोटर्स का फायदा हो। और एक पॉइंट पर तो हमारी डीएलएफ की टीम से बहस भी हो गई। वो बात इस हद तक पहुंच गई कि शंका ने मेरे सुपर बॉस फाल्गुनी नैयर को कॉल कर दिया और कहा कि अगर आपका आदमी ऐसे ही करता रहा तो वो कोटक को इस डील से बाहर निकाल देंगे। हालांकि मैं तो प्राउड था, क्योंकि मेरी बात में दम था, जिसे मैं इन्वेस्टर्स के हित के लिए काम में ले रहा था। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये सबसे मुश्किल डील थी। एग्जीक्यूट करने के लिए डीएलएफ एसेट्स में डीई शॉ और स्टैंड चार्ट की इन्वेस्टमेंट्स थी, जो उनके पैसे का रिटर्न लेकर एग्जिट करना चाहते थे और बदले में एसेट्स को लिस्टेड कंपनी में एक टैक्स एफिशिएंट मैनर में लाया जाना था। मुझे अभी भी फाइनल बोर्ड मीटिंग याद है, जहां से मर्जर अच्छे से डिस्कस हुआ था। चेयरमैन राजीव सिंह प्रपोज किए गए मर्जर रेशो से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उससे इतना नाखुश था कि उसने अपनी आवाज बोर्ड मीटिंग में उठाई। एक बार जब रेशो तैयार कर लिया गया, तो फिर स्टॉक मार्केट में डील अनाउंस करने के लिए राइटअप मेरे ही कंप्यूटर से तैयार किया गया था। उस समय राजीव सिंह और अमरचंद एंड मंगलदास लॉ फर्म के साइरल श्रॉफ वहां मौजूद थे। क्योंकि मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स डील को भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया था, तो मेरे बॉसेस को मेरी एबिलिटीज पर बहुत कॉन्फिडेंस था। और इस डील के बाद मैंने डीएलए फैमिली के लिए भी एक डील की। उसका लेना देना पीएस सिंह से था, जिन्होंने अपने 900 करोड़ के शेयर्स अपने भाई राजीव सिंह को बेचे। 240 रुपए के शेयर के प्राइस पर डील डन हो गई और हमें उसे स्टॉक एक्सचेंज पर एक ब्लॉक डील की तरह एग्जीक्यूट करना था। मुझे याद है कि मैं शाम को एक दिन पीएस सिंह के ऑफिस में उनके बेचे गए शेयर्स की पूरी वैल्यू बताने गया था। अच्छा काम करके मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था और मुझे पता था कि वो मैं ही हूँ जिसे वो अपना फाइनल साइन ऑफ देगी। मेरा रियल एस्टेट का काम भी चलता रहा। जब मैंने बेंगलुरु की प्रेस्टीज एस्टेट के आईपीओ पर काम किया, ये मेरी चौथी बड़ी रियल एस्टेट डील थी। उसे जेंटलमैन इरफान रज्जाक ने शुरू किया था और उन्होंने इस काम के लिए मेरिल लिंच और कोटक को चुना। मुझे याद है कि मैं रोड शोज देखने इरफान और उनके सीईओ के साथ हांगकांग जाया करता था। मैंने उनका इतना भरोसा जीत लिया था कि जब नरीमन पॉइंट पर होटल ओबेरॉय में इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई, जहां पर 20 से ज्यादा बैंकर्स थे और एक आईपीओ की टीम थी, तब मिस्टर इरफान ने यह क्लियर कर दिया था कि सब अपने सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन फाइनल चीज वही की जाएगी जो लिस्ट अशनीर के ईमेल आईडी से आएगी। एक चीज जो मेरे फेवर में काम कर रही थी, न केवल प्रेस्टीज ग्रुप के केस में, लेकिन मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ,
वो थी कि मैं बिजनेस को जज नहीं करता था, और उसी के साथ मेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहती थी, जिससे मैं उन्हें इश्यूज के कुछ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन ऑफर करता था। मुझे इससे मदद मिली और मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में काम किया। इस वजह से मैं पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से समझ चुका था, और ख़ास करके जो डील्स मैं हैंडल कर रहा था वो कोई आम डील्स नहीं थी, जहां एक एमएनसी दूसरों को बेचना चाहती है और सारी चीज़ें पहले से ही सही हैं। आईपीओ एग्जीक्यूट करते वक्त मुझे एक कंपनी के सीएफओ की तरह काम करना पड़ता है, और क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। और ऐसा ही एक केस था पीसी जूलर्स के आईपीओ का। उसे पूरा एंड टू एंड मैंने ही मैनेज किया था। पिच डेक बनने से लेकर तनिष्क जैसे ब्रांड के सामने एक स्ट्रांग कंपटीशन बनना, और फाइनली फिर अपनी कहानी को इन्वेस्टर्स को बेचना। मैं पीसीजे के फाउंडर बलराम गर्ग के साथ कई बार न्यूयॉर्क, बॉस्टन और सैन फ्रांसिस्को गया, और वहाँ के इन्वेस्टर्स को पिच किया। और बाद में जब मैंने भारत पे लॉन्च किया, तब लोगों ने मेरे फंड रेजिंग एबिलिटीज की बहुत तारीफ की। ये एक ऐसी स्किल थी जो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद बिल्ड हुई थी। कोटक में काम करके मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं बड़े सक्सेसफुल फाउंडर्स के साथ फेस टू फेस डील कर रहा था। मैंने रियलाइज़ किया कि किसी का बिजनेस परफेक्ट नहीं है, और हर एक फाउंडर को अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। जब मैं इन फाउंडर्स को देखता तो मुझे कुछ ऐसा हैरान नहीं करता। उल्टा मुझे ये रियलाइज़ होता कि उन्होंने कैसे सही समय पर सही स्टेप्स लिए, वहां पहुंचने के लिए जहां वो आज हैं। मैंने काफ़ी सारे डील्स पर काम किया, और कई ग्लोबल कंपनीज के साथ भी, जैसे मेरिल लिंच, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली और भी। मेरा नज़रिया ये था कि हम सब इंसिडेंटल हैं, और असली गेम तो प्रमोटर्स खेलते हैं। इसलिए मैं पूरे समय ये समझने में लगा हुआ था कि प्रमोटर्स ने ऐसा क्या किया वहां पहुंचने के लिए जहां वो आज हैं। एक मिडिल क्लास सर्विस परिवार में मैं बड़ा हुआ था, और मेरे अंदर भी वो बायस्ड व्यू था कि बिजनेसमैन ज्यादा पैसा गलत काम से ही बनाता हुआ। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि एक बिजनेसमैन सबसे ज्यादा सच्चा अपने बिजनेस के साथ ही होता है। घर पर मैं माधुरी की बिजनेस फैमिली को भी देखता था, और तब मुझे रियलाइज होता था कि एक सर्विस क्लास फैमिली और एक बिजनेस क्लास फैमिली की सोच में कितना फर्क है। एक सर्विस फैमिली डिसिप्लिन्ड होती है और उनका एक रूटीन होता है, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी को हैंडल करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है। मैं अगर मेरे ही घर की बात करूं, तो माधुरी की अनसर्टनिटी को हैंडल करने की एबिलिटी और उसके लाइफ को लेकर एस्पिरेशंस उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मुझे भी जल्द समझ आने लगा था कि कोई भी सैलरी कमाकर तो अमीर नहीं बना है। पीछे मुड़कर अगर मैं देखूं तो ये वही वक्त था जब ऑन्टरप्रेन्योरियल कीड़ा मुझे काटना शुरू हो गया था। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी पॉइंट पर तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप मुझे बुलाएगी। एक प्लाक और 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन। हमारे आईआईएम बैचमेट्स के अंदर का ही एक जोक था कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक ग्रेचुइटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो या तो आप कहीं और जॉब करने के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है, या फिर आप मेंटली रिटार्डेड है। और मैं ऑलरेडी अपना ग्रेचुइटी अमाउंट कोटक में 5 साल कंप्लीट करके रिसीव कर चुका था। एक 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन और एक ऑर्नामेंटल प्लाक ये बता रहा था कि मैंने इतने साल उस ऑर्गेनाइजेशन में बिता लिए। हालांकि 2013 से ही मैं इस प्रोसेस से बोर होना शुरू हो गया था। मैं तो काफ़ी सारी डील्स कर रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के शुरुआती दिनों का कटिंग एज एक्शन कम होता नजर आ रहा था। ना ही सिर्फ मार्केट में और भी प्लेयर्स बढ़ चुके थे, लेकिन उसके साथ साथ फीस भी कम होती जा रही थी। ज़्यादातर क्लाइंट्स एक M&A स्पेशलिस्ट को इन हाउस ही हायर करते थे, और उन्हें अब हाई सक्सेस फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उदय को भी ऐसा ही फील होना शुरू हो गया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइज बिजनेस के अपोज में एक प्रैक्टिस बनकर रह गई है। कोटक में मेरे फ्यूचर के अलावा अगर हम मुंबई की बात करें, तो उसका पहले जैसा चार्म अब नहीं रहा था। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुंबई में आप बोरीवली से ज़िंदगी शुरू करते हैं, और बांद्रा में शिफ्ट होने के गोल को लेकर, और फिर वर्ली, और फाइनली फिर नरीमन पॉइंट, और फिर आप मर जाते हैं। आपकी ज़िंदगी की एस्पिरेशंस कम होकर सिर्फ यही रह जाते हैं कि आपका पहला घर बोरीवली में हो और आप साउथ मुंबई में रहकर मरे। मैं मेरे आईआईएम बैच में से इकलौता था जो 5 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, और अब मुझे लगने लगा था कि मैं कंफर्ट जोन में सेटल हो चुका हूँ, और मुझे इससे बाहर निकलकर दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये वो टाइम था जब मेरी कॉलीग गेसु कुशल ने मुझे अपने हस्बैंड अजय से मिलवाया। अजय बिल डेस्क का फाउंडर है। बिल डेस्क उन रियल फिनटेक कंपनीज में से हैं जो प्रॉफिटेबल हैं और अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रही हैं। उस कंपनी को पेयू $4.7 बिलियन में खरीदने वाला था, और ये इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक डील बनने वाली थी। एक चीज से दूसरी चीज होती गई। अजय ने मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के संजय ऋषि से मिलवाया, जो एक हेड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को ढूंढ रहे थे जो उनके अंडर काम कर सके।
ये एक फैंसी यूएस नेम है, इन्वेस्टमेंट और एमएनए के लिए ही। उनके हिसाब से मेरा मल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं उनके लिए बिल्कुल सही फिट था। कोटक में 7 साल काम करने के बाद अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका था। मैं एक चीज़ को लेकर क्लियर था कि मैं कोटक की ज़िंदगी के तरीके और उन काफ़ी सारे वैल्यूएबल लेसन्स को नहीं भूलूंगा जिन्हें मैंने वहाँ पर सीखा था। मुझे क्या पता था कि मेरे करियर के बाद में कोटक वापस मेरे सामने आएगा और फिर बहुत कुछ हो जाएगा। रुका हूँ। 2013, अमेरिकन सरकार की नौकरी। जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया तब मुझे एमएक्स पर एक प्राइवेट जोक पता चला। हम हमारे एम्प्लॉयमेंट को अमेरिकन सरकार की नौकरी कहते हैं। मुझे जल्द ही पता चलने वाला था कि ऐसा क्यों कहते हैं। एमएक्स में काम करना बिल्कुल एक सरकारी नौकरी जैसा था। बस फर्क यही था कि इसमें सरकार यूएस बेस्ड है और वो हमसे डॉलर्स में बात करती है। एमएनसी में कुछ समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एमएनसी का कल्चर हमारे होम ग्रोन लाला कंपनी से बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। एमएक्स इंडिया का बहुत बड़ा सेट था और उसके दो ऑपरेशन सेट थे। पहला बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट करते थे, और दूसरा इंडिया स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड बिजनेस जिसका मैं हिस्सा था। ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और सबके रोल अच्छे से डिफाइंड थे और उन्हें एस्टैब्लिश्ड बैंड्स में स्लॉट कर रखा था। आपकी बैंड में पोजीशन आपकी सैलरी और आपके स्टॉक ऑप्शंस डिटरमाइन करती है। इसीलिए सबको ऑर्गेनाइजेशन में अपनी औकात अच्छे से पता थी। मैं बैंड 40 था। वर्क कल्चर की बात करें तो हमारा नॉर्मल ही प्रोटोकॉल था। मीटिंग कंडक्ट करना, उनके मिनट्स रिकॉर्ड करना और फिर उनसे वापस फॉलो अप करना होता था। अगर मैं सिंपली बताऊं तो कहीं कोई आग नहीं लग रही थी। सब आराम से काम कर रहे थे। मेरे बॉस संजय ऋषि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे। वो उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले एमएनसी में काम किया था और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के टाइम से प्रोग्रेस को देखा था। आज हम जो कॉर्पोरेट करियर देखते हैं, वैसे कॉर्पोरेट करियर पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो एमएक्स साउथ एशिया को हेड कर रहे थे और वो सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। संजय की कोर सीएक्सओ टीम में एक यंग मेंबर था जिसे ठीक संजय के ऑफिस के बाहर राइट साइड जगह दे दी गई थी। एमएक्स उस समय कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इशुअर था और उसका एक बड़ा एडवांटेज ये था कि उसके पास एंड टू एंड पेमेंट ऑप्शंस थे। उनके पास यूनिक बैंक लाइसेंस था। वो कार्ड इशू करता था और उसका खुद का नेटवर्क था और उसने मर्चेंट एग्जीक्यूशन को भी अंडरटेक कर लिया था। उनका 1/3 बिजनेस हाई क्रेडिट वर्दी कंज्यूमर से आता था और दूसरा बैलेंस कंपनी से आता था जो यूएसए बेस्ड एमएनसीज थी। एमएक्स में प्रॉब्लम हालांकि दो हिस्सों में थी। पहली ये थी कि वो ज़्यादा सिलेक्टिव थे कि उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड कैसे ऑफर करना है। वो एक यूटिलिटी सर्विस के साथ ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल पेमेंट ब्रांड था। और सेकंड ये कि एमेक्स का टिकट साइज मार्केट से 2 गुना बड़ा था। लेकिन फिर भी मर्चेंट एक्विजिशन उनके हाई कमीशन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड था, जो कि वो 2.6% चार्ज कर रहे थे। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जब आप एक प्रीमियम रिटेल आउटलेट में जाते हैं तब वहां पर आप एमेक्स का वेलकम का स्टिकर देखते हैं, लेकिन जब आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मशीन बताती है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर है। मर्चेंट इस उम्मीद में होता है कि आप अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड निकालेंगे जिसमें उसे कम ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी, या फिर और अच्छा ये होगा कि आप कैश में पेमेंट करेंगे। इंडियन मार्केट जहाँ पर रिटेल में मार्जिन बहुत कम है और वहीं पर ये ट्रांजैक्शन फ़ी उनके लिए बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए एमएक्स का मार्केट सिर्फ होटल्स, एयरलाइंस और महंगे रेस्टोरेंट तक ही सीमित था। अगर मैं उस वक्त की बात करूं जब मैं ये चैलेंजेस फेस कर रहा था, तो वो टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि मैं उस समय एंड टू एंड कार्ड इकोनॉमिक्स समझा और मुझे यही चीज़ जब मैं भारत पे को सेट कर रहा था तब बहुत काम आई। जिस साल मैंने एमएक्स ज्वाइन किया था वो साल मेरे किसी पर्सनल रीज़न से और भी स्पेशल था। उस साल हमारा दूसरा बच्चा, हमारी बेटी मन्नत इस दुनिया में आई। 2012 से एक साल पहले माधुरी को थर्ड अल्ट्रासाउंड में सेम एबनॉर्मलिटीज नजर आई और प्रेगनेंसी उस वजह से सस्टेनेबल नहीं थी। इसलिए इस बार हम हमारी फिंगर क्रॉस करके मन्नत को एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर इस बार हम अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले पाए। आयुक्त और मन्नत। अब हमारी दुनिया पूरी हो चुकी थी। खैर, हम अभी भी तीसरे बच्चे का ख्याल लेकर चल रहे थे। मेरी जॉब एमएक्स के ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो करना नहीं था, लेकिन पेमेंट इकोसिस्टम को इवैल्यूएट करना और अपकमिंग पेमेंट प्लेयर्स में इन्वेस्ट करके ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बनाने का था। वैसे तो ये जॉब जो मैंने इतने सालों से काम किया था उससे ज़्यादा अलग नहीं थी, लेकिन पेमेंट स्पेस मेरे लिए एक नया मैदान था। मेरे असाइनमेंट की शुरुआत में मैंने मार्केट के की प्लेयर्स को अच्छे से समझा और ये देखा कि क्या वो वॉलेट्स हैं, इशुअर्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं या फिर मर्चेंट एक्वायरर्स हैं। एक चीज़ से मैं थोड़ा परेशान था। 2008 के क्राइसिस के बाद
फेड ने प्राइवेटली चेक्स और बैलेंस एमएक्स के ऊपर लगाए थे। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन जो एमएक्स के ऊपर लगाया गया था वो ये था कि किसी भी कंपनी में 5% से ज़्यादा इक्विटी एक्वायर करने के लिए कंपनी को फेड का अप्रूवल लेना होगा। इसीलिए मैं जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहा था वो सब मुझे माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट ढूंढनी पड़ी। और इस वजह से मैं 11 फिनटेक फाउंडर से पर्सनली मिला। एक चीज़ जो मेरे फायदे के लिए काम कर रही थी वो ये थी, ये सारे फाउंडर्स एमएक्स इन्वेस्टमेंट को अपने बिजनेस में एक वैलिडेशन की तरह ले रहे थे, और वो उनके लिए उनके पास जो चेक आ रहा था उससे भी इंपॉर्टेंट था। पेमेंट और रीबाउंड, मोबीविक डील। मेरे इन्वेस्टमेंट मैंडेट के पार्ट के लिए मैंने पेटीएम और एमएक्स की उसमें इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज को एवेल्युएट किया। ये उनके फेमस अलीबाबा राउंड से पहले की बात है। मेरी विजय शेखर शर्मा से एक बहुत लंबी मीटिंग हुई। विजय शेखर शर्मा सचमुच बहुत शानदार फाउंडर थे, और वो उस समय भी बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे वो इंसान और उनका विजन बहुत सही लगता था। हमने 197 के नोएडा वाले ऑफिस में 3 घंटे बात की, जहां उन्होंने मुझे वॉलेट स्टोरी बताई और समझाया कि कैसे उनका अल्टीमेट विजन एक डिजिटल करेंसी बिल्ड करने का है। उनके विजन को समझने के बाद मैंने वीएसएस, उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर मधु देवड़ा, जो अब उनके सीएफओ हैं, और सिटी बैंक वाले पंकज जैन को एमएक्स के ऑफिस में मेरे बॉस संजय ऋषि के पास पिच करने के लिए बुलाया। अपॉइंट किए गए टाइम पर आकर वीएसएस ने उनके इन्वेस्टमेंट डेक को पिच किया। उन्होंने हमें बताना शुरू किया कि आईसीआईसीआई बैंक और मास्टरकार्ड उनके वेंचर में पैसा लगाना चाह रहे हैं। संजय को सरप्राइज करने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने प्रोजेक्ट स्क्रीन पर आईसीआईसीआई प्रपोजल वाला मेल दिखाया। मैं भी उस वक्त वीएसएस की साइड ले रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उनका बिजनेस मॉडल ही फ्यूचर है, जो नेटवर्क बिल्ड करने पर काम कर रहे थे, और मर्चेंट को एक्वायर करना एक और प्लस पॉइंट था। काफी तरीकों से एमएक्स ने जो किया था उसी तरीके से ये भी कर रहे थे, लेकिन ये एक मास स्केल पर कर रहे थे, जहां पर मोबाइल फोन एक फर्म फैक्टर था, और यहां पर उन्हें क्रेडिट अंडरराइट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मॉडल में लोग अपना पैसा उनके वॉलेट में रख सकते थे। संजय को हालांकि क्लाइंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में विश्वास था। उस एक मीटिंग में संजय ने यह समझ लिया कि उनका बिजनेस फ्यूचर है, लेकिन प्राइवेसी वीएसएस के लिए मैटर नहीं करती। और ये उन्हें तब समझ में आ गया जब उन्होंने आईसीआईसीआई का प्रपोजल हमें दिखाया। वो डील तो पेटीएम के लिए नहीं हो पाई, लेकिन हम क्लियर थे कि फ्यूचर वॉलेट इकोसिस्टम में ही है। ये फिर हमें दूसरी सबसे बड़ी मोबीविक प्लेयर की तरफ ले गया। एमएक्स ने मोबीविक के सीरीज बी राउंड में पार्टिसिपेट किया। टेक्निकली हम उस राउंड के लिए सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि हमने $2.5 मिलियन कमिट किए थे। सिक्वाया पहले से ही उनमें इन्वेस्टर था, और एमएक्स के $2.5 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद शैलेंद्र सिंह ने मुझसे फोन पर बात की, और वो $1 मिलियन और इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। एक बड़ा सीरीज बी राउंड बिल्ट हो चुका था, जहां पर सिस्को और दूसरी बड़ी कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। एक और कंपनी जिसे मैंने इवैल्यूएट किया और उसके लिए केस बिल्ड कर रहा था वो थी पाइन लैब्स। मेरा मानना यह था कि बड़े मर्चेंट्स को अलग अलग पीओएस मशीन्स लगानी पड़ती हैं, ताकि वो बैंक द्वारा उनके कार्ड पर चार्ज किए गए लोअर मशीन को ऑप्टिमाइज कर सकें। पाइन लैब्स ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें मल्टीपल बैंक्स को एक ही पीओएस कार्ड डिवाइस के बैकएंड में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बैकएंड में ये रूल सेट करना पॉसिबल था, जिससे ट्रांजैक्शन डायरेक्ट उस बैंक के साथ हो सकता है जिसे वो करना चाहते हैं। पाइन लैब्स के फाउंडर लोकवीर कपूर बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक आईआईटीएन जिसने पहले श्लमबर्गर में काम किया था, और फिर वापस इंडिया आकर उन्होंने पाइन लैब्स की शुरुआत की। एक चीज़ उनके बारे में जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती थी वो ये थी कि वो एक अच्छे टीम प्लेयर थे। वो सबके बारे में इतना सोचते थे कि अगर वो खुद वसंत विहार दिल्ली में रह सकते हैं तो उनकी कोर टीम भी वहां रह सकती है। लोकवीर ने हालांकि अपनी इक्विटी का ज्यादातर पार्ट डाइल्यूट कर दिया था, और एक टाइम पर पाइन लैब्स के 70% स्टेक सेक्वाया कैपिटल के पास थे। एमएक्स में जो इन्वेस्टमेंट मैंडेट था उसके अलावा मैंने उनकी बैलेंस शीट को भी अच्छे से पढ़ा। मुझे पता चला कि एमएक्स ने 12% इंटरेस्ट रेट पर आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट लाइन ली थी। इसके बाद मैंने स्नैपडील जैसे स्टार्टअप्स को अप्रोच करना शुरू किया, जो उस समय सॉफ्ट बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा उठा रहे थे। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि वो अपना ट्रेजरी मनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन में रखें। यहाँ पर उन्हें 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगी, और ये करने से एमएक्स की 3% कॉस्ट कम हो गई। ये मेरे मैंडेट का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता तो कुछ वैल्यूएबल ज़रूर करता। एक और बड़ी सीख जो मैंने एमएक्स में काम करके सीखी वो ये थी कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एमएक्स ने अपना पूरा बैंकिंग बिजनेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड को 2008 में बेच दिया था।
उन्हें पता नहीं था कि ये करने से उनका इंडियन बैंकिंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा और इंडिया में सिर्फ वही बैंक्स क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। फिर एमएक्स आरबीआई के साथ एक सेटलमेंट पर पहुंचा, जहां आरबीआई क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। फिर एमएक्स ने अपने मास्टर नेगोशिएटर एक जाट टेक्सान को भेजा। वो आरबीआई के ऑफिस में गया और उसने आरबीआई से कहा कि उन्हें ये सब चीज़ें लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो वो खुद ही जिम्मेदार होंगे 15,000 जॉब्स के, जब एमएक्स इंडिया से पैकअप करके वापस चला जाएगा। एमएक्स के पास आज बहुत ही यूनिक बैंकिंग लाइसेंस है, जहां वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते और उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट में भी कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक लेसन जो मैंने वहां पर सीखा वो ये था कि हर चीज़ पॉसिबल है, अगर आप बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर रहे हो तो। ये चीज़ बाद में मेरे बहुत काम आई जब मैंने भारत पे के टाइम आरबीआई से पीएमसी बैंक खरीदा था, ग्रोफर्स पिच डेक। उस समय मैं मोबिविक की डील क्लोज कर रहा था और तब मैं मेरे एक आईआईटी दिल्ली के बैचमेट अलविंदर सिंह डिंडसा से मिला। उस समय उसने जोमेटो को छोड़ दिया था और बस ग्रोफर्स को सेटअप ही किया था। मुझे उसके बिजनेस का नाम बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे लास्ट नेम की तरह साउंड करता था और मैं उसके नाम के बारे में और जानना चाहता था। अलविंदर ने समझाया कि ये मुंडू के लिए एक स्लैंग है, एक आदमी जो छोटे मोटे कामों के लिए मदद कर सके। उस समय वो मर्चेंट को ये समझाने में लगे हुए थे कि वो अपने खुद के डिलीवरी बॉयज यूज ना करें और वो ग्रोफर्स की रियल टाइम डिलीवरी सर्विस यूज करें जो उनके ऐप पर अवेलेबल थी, जहां पर उनको डिलीवरी के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इस समय तक मैंने माधुरी को उसके खुद के फर्निशिंग बिजनेस को सेटअप करने के लिए अग्री करा लिया था। हमने हमारे घर के बेसमेंट में ही एक छोटा सा स्टूडियो बनाकर सेटअप किया था। अलबिंदर का ऐप उसके बिजनेस में काम आ गया और वो ग्रोफर्स के बी टू बी डिलीवरी सर्विस के कुछ पहले कस्टमर्स में से एक थी। जनवरी 2015 में अलविंदर फिर मेरे पास आया। उस समय तक वो काफ़ी महीने सर्विस चला चुका था और उसने सिकोया से सीड ग्राउंड में $0.5 मिलियन रेज कर लिए थे। इस बार वो चाहता था कि मैं उसको एक फॉर्मल पिच डेक बनाने में मदद करूं, जिससे वो ग्रोफर्स की कंज्यूमर फेसिंग ग्रोसरी डिलीवरी के बिजनेस को पिच कर सके और फंड रेज कर सके। मैंने बहुत सारे पिच डेक पर काम किया था, इसीलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोफर्स की पिच डेक एमएक्स के ऑफिस में ही बनी थी। रात के 9 बजे तक मेरे दिन का काम खत्म हो जाता था। फिर अलविंदर एमएक्स के ऑफिस आता और हम वहां पर मीटिंग रूम में बैठकर पिच डेक के ऊपर काम करते। मैंने उसे कुछ वीसी से भी कनेक्ट किया और हमने सीरीज ए में $10 मिलियन रेस किए। पैसा रेस कर लेने के बाद अलविंदर ने मुझे थैंक यू बोलने के लिए एक मीटिंग में बुलाया, जिस मीटिंग में उसका प्रपोजल था कि तुम ग्रोफर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। मैं अभी तक एंटरप्रेन्योरियल स्पेस को अच्छे से देख चुका था और मैं ये देख रहा था कि ज्यादातर फाउंडर्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मेरे जैसे ही थे। कुछ फाउंडर्स ने तो मुझसे भी कम काम किया था और उसका मतलब ये था कि उनके पास सेफ्टी के लिए कम पैसा था, फिर भी वो मेहनत कर रहे थे और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। उस समय मैं एमएक्स में साल के 80 लाख रुपए की सैलरी ले रहा था। अलविंदर ने कहा कि ग्रोफर्स के शुरुआती दिन है, इसलिए वो इतनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो 40 लाख की फिक्स सैलरी और बचे हुए 40 लाख के बैलेंस के लिए वो ईसॉप्स इशू कर देंगे। उस समय ये सब कुछ $35 मिलियन की पोस्ट मनी वैल्यूएशन थी। मैं अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से डिसीजन लेता हूँ और मुझे लोगों पर विश्वास भी जल्दी हो जाता है। और तो और ये मेरा बैचमेट था। और फिर मैंने अलविंदर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उस समय फ्लिपकार्ट $8 बिलियन की वैल्यूएशन टच कर चुका था और मैंने अलविंदर से उस समय कहा कि अगर मैं ग्रोफर्स की वैल्यूएशन को $8 बिलियन तक ले चले गया तो मेरे पास कम से कम 100 करोड़ तो होने चाहिए। अगर मैं उस समय की बात करूं तो 100 करोड़ सबसे बड़ा नंबर था जो मैं उस वक्त सोच सकता था। अलविंदर ने मेरी बात मान ली और हमने प्रॉमिस करते हुए हाथ मिलाया। बस फिर मैं स्टार्टअप की दुनिया में घुस गया। जब मेरे बॉस संजय ऋषि ने मेरे डिसीजन के बारे में सुना तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से एमएक्स जैसी बड़ी कंपनी में स्टेबिलिटी छोड़कर एक नई कंपनी में जाना ठीक नहीं था, जो एक छोटे से वेयर हाउस में चल रही हो और उसका स्टाफ भी कुल 10 से 15 लोग ही थे। हालांकि मैंने ठान ली थी, एमएक्स को वापस जरूरत पड़ने पर कभी भी ज्वाइन करने के ऑफर के साथ मैंने अपने कॉर्पोरेट ईयर्स को अलविदा कर दिया।